इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप डेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताज़ा तरीन खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। खुद को गोली मारकर एक युवक ने दी जान, कमरे में पड़ी मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम, छानबीन में जुटी पुलिस। दिन दहाड़े सीएसपी सेंटर में घुसकर अपराधियों ने लूट लिया कैश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में लगी पुलिस। और टीचर बन जिलाधिकारी लेने लगे बच्चों का क्लास, सवाल जवाब भी हुए, मिड डे मील का भी लिया स्वाद, लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई कर वेतन काटने का भी दिया आदेश। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के मकरी टोला स्टेट हाईवे के पास बुधवार की दोपहर अपराधियों ने एक सीएसपी सेंटर से 80,000 रुपए लूट लिया। अपाचे बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पीड़ित मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उसके मामा इरफान सीएसपी चलाते हैं। वो अपने मामा को बुलाने घर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। मोहम्मद आसिफ अपने मामा के घर साहिबगंज के मकरी टोला में ही रहता है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। 3 अपराधी बाइक से उतरा और उसके बाद 2 नीचे उतरा, एक बाइक पे था। उसके बाद दोनों आए और मेरे से पूछे पैसा निकल जाएगा, तो मैंने बोला निकल जाएगा। तो फिर पूछे कितना निकालना है, तो वो बोले 30,000। तो हम बोले कि एक बार में 20 से निकलेगा, 10-10 करके निकल जाएगा। तो बोले कि निकाल दो। तो मैं मामा को बुलाने जा रहा था, तो जैसे ही मैं मामा को बुलाने जा रहा था, गर्दन पे मार के मुझे अंदर कर दिया। उसके बाद एक ने बंदूक निकाला और मुझे धिरा दिया। कहाँ पे भिड़ा है बंदूक? यहाँ कनपट्टी पर। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद एक अंदर आया और गला में से चाबी मेरे से हाथ से ले लिया। उसके बाद पूरा पैसा निकाल लिया
और एक पन्नी में धो के चला गया। कितना पैसा निकाला? 80,000। 80,000 रुपया था। तो किधर भागा वो? देवरिया की तरफ भागा या साहेबगंज की ओर भागा? देवरिया की तरफ। देवरिया की तरफ भागा। जी। आया था किधर से? आया था साहेबगंज। साहेबगंज की तरफ से आया था और देवरिया मुख्य मार्ग पे सीधे वो ऐसे 74 पकड़ के सीधा भाग गया। जी जी ठीक। ये मामा आए थे पानी पीने के लिए। कौन पानी पीने गया था? इरफान है जिनका नाम। अच्छा, इरफान मामा आए थे पानी पीने के लिए। उसी वक्त हम गए थे दुकान पे। अच्छा बैठे थे तो 3 अपराधी आया अपाची बाइक से। अच्छा। तो पहले तो 2 नीचे उतरा और पूछा कि पैसा निकल जाएगा। तो मैंने बोला कितना? तो बोला 30,000 तक निकल जाएगा। तो हम बोले कि 30 नहीं निकलेगा, 20 निकलेगा। आधा घंटा पहले एक बार अंगूठा लगाया था 10 निकलेगा। उसके बाद फिर 10 निकल के 20 निकल जाएगा। तो फिर कहा निकाल दो। तो मामा को गए बुलाने तो हमारे गर्दन पे हाथ रख के अंदर में है ढकेल दिया। उसके बाद गन निकाल लिया, हमको दिखा दिया गन। तो उसके बाद एक अपराधी अंदर आया, चाबी मेरे से ले लिया, गला में का पूरा पैसा निकाल। मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणब कुमार बुधवार को सकरा प्रखंड के मछही पंचायत का दौरा कर नल जल योजना की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मछही के मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र में उन्होंने बच्चों के लिए बने भोजन को भी चखा। मिडिल स्कूल में डीएम ने बच्चों की क्लास भी ली और बच्चों को पढ़ाने लगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कई सब्जेक्ट से सवाल भी पूछा। डीएम प्रणब कुमार ने लगातार बंद चल रहे मिड डे मील को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रखंड के बीआरपी और मिड डे मील प्रभारी पर कार्रवाई का आदेश दिया और उनकी 1 सप्ताह की सैलरी काटने की भी बात कही। साथ ही शो कॉज भी जारी कर दिया। दौरा किया, क्या कुछ है यहाँ पर? देखिए, मछली पंचायत का आज दौरा किया गया। उसमें हम लोगों ने पाया कि नल जल की स्कीम देखी गई और सभी उपभोक्ता काफ़ी संतुष्ट पाए गए और काफ़ी, जबकि पहले की स्कीमें 2017-18 की स्कीम है और लगातार 4 साल से बेहतर तरीके से पानी घरों में सप्लाई की जा रही है और यहाँ तक कि लोगों ने उपभोक्ता शुल्क भी देना शुरू कर दिया है, जिसको कि लागू कराया जाना काफ़ी आवश्यक है। इसके पश्चात स्कूल का और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, भ्रमण किया गया, बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी देखा गया। आंगनबाड़ी केंद्र में भी बेहतर व्यवस्था पाई गई है। कतिपय जो बातें सामने आई हैं उन पर भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, जैसे यहाँ पर आरटीपीएस केंद्र को और बेहतर और सुचारू रूप से चलाए जाने की आवश्यकता बताई गई। उसका हम लोग निर्देश हम लोगों ने दिया है कि उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए। इसके अतिरिक्त एक जगह पर जमीन उपलब्ध होने की बात बताई गई जिस पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उस जमीन की सत्यता कर लें, सत्यापन कर लें, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर बेहतर व्यवस्था। इसके पश्चात हम लोग प्रखंड में जाकर के इन जो चीज़ें आई हैं, जो फीडबैक आई हैं, उनके आधार पर समीक्षा करेंगे। सर, मिड डे मील को लेकर कार्रवाई की भी बात आई है? मिड डे मील बताया गया कि कुछ दिन बंद था ड्यू टू कि चावल उपलब्ध नहीं था, इसके चलते बंद था और चावल कल उपलब्ध हुआ, जिसके कारण आज से प्रारंभ हुआ है। तो इन कारणों की समीक्षा की जाएगी कि पिछले जो 1 सप्ताह से बंद पाया गया है, आखिर क्या कारण था, तो उसकी समीक्षा करके हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उपस्थिति को लेकर भी नहीं, स्कूलों में मैं बताना चाहूँगा कि उपस्थिति काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, बच्चे सारे यूनिफॉर्म में थे, परंतु जो रजिस्टर के हिसाब से उपस्थिति कम थी। उसके बारे में जानकारी मिली कि कुछ बच्चे नहीं आते हैं, तो वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने का डायरेक्शन दिया गया है कि यदि वे बच्चे लगातार नहीं आते हैं, कहीं और नामांकित हैं, तो उन रजिस्टर को क्लीन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में बुधवार को उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य थीम के तहत 3 दिवसीय बिजली महोत्सव का आगाज किया गया। जिला परिषद सभागार में मंत्री रामसूरत राय ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हासिल किए रूफ टॉप सोलर योजना सहित अन्य उपलब्धियों को बिजली महोत्सव के माध्यम से जनता को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि जनहितैषी केंद्र और राज्य सरकार अपनी विकासात्मक योजनाओं से जन जन को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। द्वारा 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के अधीन आज बिहार के अंदर बिजली विभाग ने जो अचीवमेंट किया है
माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना लागू हुआ, उस योजना के कारण इस बिहार के कोने कोने के लोगों को लाभ मिला है। चाहे वो कुटीर उद्योग चलाने वाले हों, चाहे गांव में घरेलू काम करने वाले लोग हों, चाहे किसान हो, जिनके बारे में मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है, चाहे बड़े इंडस्ट्री चलाने वाले हो, चाहे मुजफ्फरपुर शहर में हो। आज 24 घंटे में 20 घंटे से ऊपर बिजली मिल रही है और वो 2-3 घंटे का जो मामला आता है वो पावर लोड शेडिंग का मामला आता है, कभी कभी क्राइसिस होता है, इस कारण से परेशानियाँ होती है। और भारत सरकार और बिहार सरकार कटिबद्ध है कि हम अपने जनता को 24 घंटा बिजली देंगे और पूरी सेवा दे रही है। इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग आज़ादी के 75वां महोत्सव समापन की ओर चल रहे हैं। आने वाला 15 अगस्त जो होगा उस दिन बड़े पैमाने पर आज़ादी का महोत्सव मनाया जाएगा और हर विभाग इस आज़ादी महोत्सव को मना रहा है। और आने वाले समय नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज हमारा हर घर पे फहराया जाएगा, ऐसा हम सब लोग उम्मीद करते हैं। मंत्री जी क्या घटा दिया गया है 24 घंटे बिजली फिर कैसे? क्या हुआ? कोयले का कोटा घटा दिया गया है। नहीं, कोयले का कोटा घट गया या बढ़ गया उससे मतलब नहीं है। आने वाला समय तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है जो सोलर प्लेट से भी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारे उद्योगपति ने कहा कि मैं अपने फैक्ट्री को, मैं अपने उद्योग को अपने उसी धान के भूसी से उपार्जन करके मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ। तो आने वाला समय एक ऐसा भी समय आएगा जो कि हम प्रकृति के द्वारा जो हमको सौर ऊर्जा मिलता है उससे भी हम देश को समाज को बिजली दिया जाता है। और किसान जो इच्छुक हैं, कनेक्शन लिए हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस किसान को 1 एकड़ में 500 रुपया लग रहा था, उस किसान को आज 1 एकड़ में मात्र 50 रुपया भी नहीं लग रहा है। और लगभग 80% किसान कवर हो रहे हैं और सभी लोग बड़ी मस्ती में। अभी हमारे यहाँ बरसात की अनुपात कम है, बाढ़ भी नहीं आया है और हम लोग भी किसान हैं, देख रहे हैं कि लोग मोटर से पानी पटा करके धान की खेती कर रहे हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ कि मॉन्की पॉक्स संक्रमण की चिंता लोगों को सताने लगी है। मॉन्की पॉक्स का एक मरीज पटना में चिन्हित होने के बाद सतर्कता बरतने और लक्षण मिलने पर सैंपल लेकर जांच की व्यवस्था करने का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। केंद्र से मिली गाइडलाइन को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में भी सभी चिकित्सक, आशा और एएनएम को मॉन्की पॉक्स के लक्षणों के बारे में सतर्क रहने को कहा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार किसी मरीज में लक्षण मिले तो उसका सैंपल लेकर जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजना है। में अभी सबसे बड़ी तैयारी है कि सतर्क रहने के लिए मैं सभी स्टाफ को जहाँ तक संभव हो सका सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और चिकित्सकों के बीच में भी इस बात की प्रचार प्रसार की जा रही है। गाइडलाइन आया हुआ है, जो उसका एसओपी होता है वो आया हुआ है कि उसको उससे मिलता जुलता लक्षण वाला कोई केस आता है तो तुरंत उसको नियर में हम लोगों का मेडिकल कॉलेज है वहाँ भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज से उनका सैंपल लेकर करके जाएगा एनआईवी जो है पुणे, एनआईवी पुणे को भेजा जाएगा। वैसे अभी मुजफ्फरपुर में उस तरह का लक्षण वाला कोई केस अभी नहीं। पीएससी वगैरह में अलर्ट किया गया है। हाँ, पीएससी वगैरह को सबको सतर्क किया गया है। कल मेरा महाअभियान खत्म हो जाएगा तो परसों हो सकता है कि मैं जूम कॉलिंग से, कल भी मैं जूम कॉलिंग किया था, उसमें हल्का फुल्का इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन एसओपी के हिसाब से उन लोगों को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन परसों मैं दूंगा सब लोगों को कि इससे क्या क्या संबंधित है। संबंधित जो एसओपी है मैं हर एक एमओआईसी के यहाँ प्रकट करूँगा। पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव है, या कह सकते हैं पिछले कई सप्ताहों से। मरीज और उनके परिजन को तो छोड़िए, डॉक्टर और कर्मचारी तक परेशान हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में जिले का मालिक कहे जाने वाले सिविल सर्जन भी इसका रोना रो रहे हैं। अस्पताल के कई विभाग में जाने के लिए सोचना पड़ता है। जो पैसे वाले हैं वो तो प्राइवेट डॉक्टर से दिखाने चले जाते हैं, लेकिन गरीबों का क्या, उन्हें तो यहीं दिखाना है, चाहे यहाँ के हालात कैसे भी हो। एसएनसीयू के पास भी पानी जमा हुआ है। बीमार नवजात के परिजनों को 24 घंटे बाहर ही इंतजार करना पड़ता है। प्रतिदिन एसएनसीयू में करीब 15 से 20 नवजात भर्ती रहते हैं। कम से कम इतने लोगों को तो गंदे पानी के आसपास ही रहना पड़ता है। वहीं एक्सरे और सीटी स्कैन सेंटर तक जाने में भी दिक्कत है। मरीज और परिजनों को पानी में उतरकर वार्ड तक पहुंचने की मजबूरी है। यक्ष्मा केंद्र के समक्ष भी यही बदहाली है। रोगियों को जांच कराने के लिए जाने में दिक्कत हो रही है। आई वार्ड के हर तरफ से जल जमाव है, रास्ते बंद है। कई सीनियर सिटीजन मरीज वहां तक नहीं पहुंच पाने की वजह से लौट जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने सदर अस्पताल से जल निकासी के लिए नगर निगम प्रशासन को जल्द पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है कि सदर अस्पताल के सभी नाले जाम हैं,
इस कारण 1 फीट तक पूरे परिसर में जल जमाव हो गया है। उन्होंने बताया कि जून से ही नगर निगम भवन निर्माण विभाग को सूचना दी जा रही है। वहीं वार्डों के भवन जर्जर हो गए हैं, नाले जाम है। अगर अधिक बारिश हुई तो इमरजेंसी के साथ सभी वार्ड डूब सकते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक जो मेरा अस्पताल प्रबंधक है प्रवीण, उसको इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि संबंधित विभाग से पत्राचार करें ताकि मरीजों को असुविधा नहीं हो। चिकित्सक को जो सेवा दे रहे हैं, हमारी एएनएम जो चिकित्सक सेवा दे रही हैं, उन लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं। अभी हल्की बारिश में भी थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा बारिश होगा तो और ज़्यादा इकट्ठा होगा। इसलिए संबंधित विभाग से पत्राचार कर करके जल जमाव की समस्या जो उसको निपटने के लिए जो पत्राचार कर रहे हैं, आशा है कि समस्या का समाधान। लगभग 2 वर्षों तक कोरोना का दंश झेलने वाले व्यापारियों को उम्मीद थी कि इस श्रावणी मास में पिछले 2 साल के घाटे की भरपाई कर लेंगे। यकीनन भी वाजिब है। 2 साल के बाद यह तय है कि महादेव के भक्त इस साल बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सरकार की ओर से दूध पर जीएसटी का भार लादे जाने के बाद दूध से बनी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण व्यापार मंदा पड़ गया है। दूसरी ओर श्रावणी मास के पहले और दूसरी सोमवारी पर अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं होने से भी व्यापारी सकते में है, क्योंकि उनका व्यापार मुनाफे की जगह घाटे का सौदा साबित हो रहा है। अब प्रसाद बनाने वाले व्यापारियों की कातर निगाहें तीसरी सोमवारी पर टिकी है, जहां वे अपने हाथों से निर्मित प्रसाद की बिक्री निर्धारित कीमतों पर करके घाटों को मुनाफे में बदल सके। दुकानदार खासकर पेड़ा, लड्डू, मुकंदाना, मिठाई, नैवेद्यम आदि की बिक्री मन चाहे ढंग से होने की आकांक्षा पाले बैठे हैं। अब देखना है कि तीसरी सोमवारी पर देवों के देव महादेव के भक्त बाबा की नगरी में सैलाब बनकर उमड़ पाते हैं या फिर व्यापारियों को नाउमीदी ही हाथ लगती है। 2 साल के बाद जैसा हम लोग का संभावना था वैसा कुछ रहा नहीं है। उम्मीद से कमी अभी तक खरे उतरे हैं मार्केट। लोगों के श्रद्धालु भी कमी आ रहे हैं, जिसकी वजह से न कमी हो गया मार्केट में। लेकिन तीसरी को लेके हम लोग में है उम्मीद कि पहले से अच्छी मार्केट होनी चाहिए, होगी। देखते हैं। 2 साल तक तो मंदिर बंद रहे, बहुत नुकसान रहा है हम लोग का। दुकान सब का रेंट वेंट देना ही पड़ रहा है, हर कुछ स्टाफ लोग का पेमेंट करना ही पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लग रहा है बाज़ार की बिक्री इसलिए कम हो गई ना, क्योंकि यहाँ से रामदयालु तक आपको सारे दुकान मिल जाएंगे। लोकल गांव वाले आके दुकान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से कोई मैदा वाला, चावल वाला, पेड़ा वोड़ा देता है, जिसकी वजह से लोग बाहर से ही कहीं से ख़रीद लेते हैं। महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है 2 साल के बाद, इसीलिए। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग प्लास्टिक का यूज़ भी कम कर दिए हैं, झोला ही रखते हैं अब, क्योंकि प्लास्टिक बंद हो गया। तो ये अच्छा ही है मार्केट के लिए। कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ गया है, पेड़ा में भी थोड़ा रेट बढ़ गया है ना। अच्छा पेड़ा आपको मिलेगा 380 रुपये, 400 रुपये केजी, सब पे लग रहा है। इसी की वजह से ना लोगों को 2 साल के बाद सडन 300 रुपये था, 2 साल के बाद 400 रुपये हो गया ना, तो लोगों को थोड़ा डाउटफुल हो गया। प्रसाद की बिक्री तो इस बार बहुत ही कम है। इस बार दुकानें हर साल की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा है। पहले हम लोग यहाँ मेला मतलब छाता बाजार चौक तक ही लगता था, और अब टावर तक लगता है। हाँ, अब तो रामजालू तक भी सजने लगी हैं दुकानें। पहले केवल ये मंदिर के आसपास ही सराउंडिंग एरिया में ही रहता था मेला। महंगाई का भी कुछ दिख रहा है? महंगाई का तो बहुत ही असर है। महंगाई का बहुत ही असर है। पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले लिखा सेल नहीं रह गया महंगाई के चलते। मटेरियल पर भी जीएसटी लग रहा है, सब चीज़ पर। उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। जो चीज़ हम लोग पहले 300 रुपये किलो बेचते थे, वो अभी हम लोग को 350 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई। हाँ, दुकानें भी बढ़ी हैं। हो रहा है 2 साल तक तो बिल्कुल मंदिर बंद थे। जी। उत्तर बिहार उद्यमी संघ का बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के नोटिस अभियान के विरोध में धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। उत्तर बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष नीलकमल ने बताया कि बियाडा के अधिकारियों ने मनमानी नहीं छोड़ी तो धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। धरना के समर्थन में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आ गए हैं। लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने बताया कि बियाडा प्रशासन की ओर से जो नोटिस दिया जा रहा है
इस पर विचार किया जाए। इसमें सरकारी स्तर से अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर बिहार उद्यमी संघ द्वारा आयोजित 26/7/2022 से प्रारंभ अनिश्चितकालीन धरना जो बियाडा के अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से हमारे उद्यमी भाइयों को प्रताड़ित करने का प्रयोजन से किए गए सारे उपक्रम किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट बहाली से लेके और उद्यमियों के कार्यस्थल को खाली कराना और ज़बरदस्ती कब्जा करके पता नहीं किन लोगों को बांटने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। इसका यह निश्चितकालीन धरना का दूसरा दिन है और हम लोग विशेष तौर से जो बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकास के कार्यक्रम देखना चाहिए वो नहीं देख के बसे हुए उद्यमियों को उजाड़ने में लगा हुआ है, इसके विरोध में धरना कर रहे हैं। अभी तक कोई आला अधिकारी आए हैं? अभी तक न कोई अधिकारी आए हैं और न ही भी कुछ सूचना भेजे हैं। हम लोग भी प्रयास किए कि उन लोगों से मिले। उन लोगों का दरवाज़ा आप देख सकते हैं बंद है, ताला बंद रहता है और पता नहीं किस डर से या किस शर्म से अपना मुंह छुपाए किस पर्दे के पीछे बैठे हैं, नहीं जानकारी है। जिस तरह से मंत्री शाहनवाज चंद आश्वासन देते हैं कि उनका कोई दिक्कत न होगा, मगर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो एक औद्योगिक क्षेत्र का सच है ये हम लोगों के पीछे लगे बैनर में स्पष्ट है। ये सिर्फ बेला औद्योगिक क्षेत्र का ही सच नहीं बल्कि पूरे बिहार के औद्योगिक क्षेत्र का सच बताता है, जहाँ पे कार्यस्थल पूरी तरह छिन्न भिन्न, त्रस्त, डूबा हुआ और घनघोर विपत्तियों और विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ है। और इसमें अगर कोई 70 mm का सिनेमा बनाना है और अच्छे अच्छे कलाकार और अच्छा रंगमंच तैयार करना है तो सज्जित स्टेज पर चीज़ों को दिखाना और वास्तविक सच्चाई को प्रदर्शित करना दोनों विरोधाभासपूर्ण है। और सत्य को जानिए और सत्य का विस्तरण करिए। ये लोकतंत्र का पंचम स्तंभ है, चतुर्थ स्तंभ है मीडिया, और मैं चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से जनमानस में और कम से कम बैठे उन बहरे जो लोग नीति निर्धारक लोग हैं वो लोग सच्चाई से अवगत हों और वस्तु स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने का प्रयास करें और यहाँ के बसे हुए उद्योग को बसाने का प्रयास करें, न कि उजाड़ने का। धरना प्रदर्शन कब तक चलता है? ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, उन पर विशेष कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। सोनिया गांधी से लगातार तीसरे दिन भी ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने इसका सोनिया गांधी से लगातार तीसरे दिन ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार ईडी के माध्यम से गांधी परिवार को प्रताड़ित कर रही है। ईडी के कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता सड़क पर है। मुजफ्फरपुर में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में ही धरना पर बैठ गए। उनका कहना है कि बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। कौशल किशोर चौधरी, कुणाल सहाय, शहजाद अहमद, नसीम अहमद सहित कई अन्य नेता धरना में शामिल रहे। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा को तीसरी बार ईडी कार्यालय बुलाई गई है। बार बार जो है घंटों पूछताछ की जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है। मोदी सरकार का एक उद्देश्य है कि जो विपक्ष का नेता है उनको दबाव में लाए और वह जो है महंगाई पर, विकास पर, भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। इसलिए दमनात्मक कार्रवाई मोदी सरकार जो है कर रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी को भी बुलाकर इसी तरह प्रताड़ित किया गया और अभी जो है श्रीमती सोनिया गांधी जो कोविड में भर्ती थी गंगाराम हॉस्पिटल में, अस्वस्थ चल रही है। और उस महिला जो 3 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, राजीव जी अपने पति का शहादत हुई है, वैसे त्याग की मूर्ति जो देश में रहकर देश सेवा की है,
पद नहीं ली है और बार बार प्रताड़ित करके यह डरा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो है कि देश में विपक्ष का भूमिका नहीं निभाए। कितना गलत है आप लोग सोचिए कि जवानी में, भरी जवानी में उनके विधवा हो गई, उनके पति राजीव गांधी की शहादत हुई और आज जो है कि मोदी सरकार, उनको रेस्ट का समय है, वह प्रधानमंत्री पद भी कई बार ठुकरा चुकी है और बार बार यह मोदी सरकार जो है, मोदी जी यह जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। यह षड्यंत्र रच के झूठा मुकदमा में यह प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। इसी को लेके हम लोग आज कांग्रेस कार्यालय में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और यह मोदी सरकार से हम यही कहेंगे कि यह कार्रवाई निंदापूर्ण है। आप इस कार्रवाई को बंद करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब देश को यह अस्थिर करना चाह रही है। हम लोग जो है सड़क पर उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग के सेंटिमेंट से ना खेलें। मुजफ्फरपुर के स्मार्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर के 2 बच्चों ने सुपर 30 में सफलता हासिल की है। सुपर 30 एक ऐसी संस्था है जहां पर देश से छात्र IIT प्रिपरेशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। सुपर 30 में सिलेक्शन के लिए इस बार देश भर के लगभग 4 लाख बच्चों ने भाग लिया था। बड़ी बात यह है कि जहां पूरे देश से 28 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वहीं इस छोटे से शहर मुजफ्फरपुर के 2 बच्चों ने बाजी मारी है। मारीपुर के आज़ाद कॉलोनी लेन नंबर 2 में संचालित स्मार्ट ब्रेन कोचिंग संस्थान से 2 बच्चे आरव और आराध्या सिलेक्ट हुए हैं। बच्चों के इस बड़ी उपलब्धि पर कोचिंग संचालक विपुल कुमार एवं अन्य शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों में भी काफ़ी खुशी है। कोचिंग संचालक विपुल कुमार ने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस कोचिंग में CBSE एवं ICSE के 3री क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। साथ ही आर्मी स्कूल, नवोदय विद्यालय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय एवं कंपटीशन की तैयारी योग्य शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में CBSE का रिजल्ट आया है, जिसमें उनके कोचिंग में पढ़ने वाले 12 बच्चों ने 90% से अधिक मार्क्स लाकर कोचिंग एवं स्कूल का नाम रोशन किया। स्मार्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर के सफलता प्राप्त कर बहुत सारे छात्र उच्च संस्थानों में पढ़ रहे हैं। संचालक ने बताया कि उनका मकसद है कि इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाला हर एक छात्र सफलता की ओर बढ़े और उज्जवल भविष्य बनाए। अब तक जो भी बच्चे कोचिंग संस्थान में आए हैं, सभी कहीं न कहीं अच्छे जगह चयनित है। जी, अभी मेरे 2 बच्चे का एडमिशन हुआ है सुपर 30 में। वो लोग, एक आराध्या है और एक आड़म, उनका नाम है। दोनों भाई बहन हैं और उनके पिताजी का भी योगदान रहा है। ये मिठनपुरा से कोरोना काल में भी मेरे यहाँ छोड़ जाते थे उनको और 2-2, 3-3 घंटे उनको मेहनत करके और एक्स्ट्रा पढ़ते थे वो लोग और इसके कारण उन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और भी मेरे यहाँ पहले से भी BHU में भी बच्चे गए हैं, सैनिक स्कूल में गए हैं, मतलब छोटे लेवल पे भी बच्चे गए हैं और बड़े लेवल पे भी गए हैं। सुपर 30 है क्या? जी, सुपर 30 एक आनंद सर चलाते हैं पटना में। वो ऑल इंडिया से बच्चे चुने जाते हैं। जैसे 3 से 4 लाख फॉर्म भरा जाता है उसका और उसमें से 30 बच्चे का ही सिलेक्शन हो पाता है, जिसमें ओवरऑल पूरे इंडिया से 30 और मतलब ऐसे देख लिया जाए तो हर स्टेट से आप बोल सकते हैं कि 1-1 बच्चे लिए जाते हैं। और मैं खुद अकेला 2 बच्चे दिया हूँ सुपर 30 को और इसे मेरे कोचिंग में बड़ी उपलब्धि है। जी सर, बड़ी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है और हम लोगों का मतलब बड़े पैमाने पे हम लोग कोचिंग का मतलब ये बिजनेस नहीं है मेरा, ये हम लोग टीचर हैं और पूरा जी जान लगा के हम लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे करें, अच्छे जगह पे जाएं और जाते भी हैं। कितने साल से चलाते हैं यहाँ पे? जी 3 साल से कोचिंग चला रहे हैं। किस तरह का सर पढ़ाई होता है इसमें? जी सर, हम पढ़ाई बोर्ड लेवल का भी कराते हैं और एडवांस लेवल का भी, मतलब फाउंडेशन लेवल का IIT फाउंडेशन लेवल की बुक आती है उसका भी प्रिपरेशन कराते हैं और सेट वाइज हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं। जैसे एक चैप्टर कोई मान लीजिए हम लाइट चैप्टर पढ़ाएं या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अभी तक जितने मतलब 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का कलेक्शन मेरे पास होता है और वो हम लोग बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा ही नॉलेज हम लोग देते हैं, थोड़ा जितना होना चाहिए उससे थोड़ा एडवांस रहता है, इसलिए बच्चे
बहुत अच्छा मार्क्स भी लाते हैं। अभी 10th का जो रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले, उसमें मेरे मैक्सिमम बच्चे 90 प्लस में हैं, कुछ 97 है, 96 हैं। जैसे आदित्य कुमार है, पिताजी का नाम विजय कुमार विवेक है, वो भी बच्चा मेरे यहाँ से 96% मार्क्स लाया है। एक मनस्वी भूषण है, वो भी 96.5% मार्क्स लाए हैं। और आराध्या आड़म भी 96% से क्या है। क्या सुविधा है आपके यहाँ? जी, मेरे यहाँ बच्चों के लिए जैसे पहले तो मेरे यहाँ कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जो बच्चे रिजल्ट दिए तो कुछ गार्जियन के प्रेशर से हम छोटा मोटा हॉस्टल भी चला रहे हैं अभी। और कोचिंग का जो भी टीचर है मेरे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं वो, मतलब या फिर साइंस फैकल्टी के हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, SST हो, जो भी है बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप सब खुद मॉनिटरिंग करते हैं? जी, मॉनिटरिंग खुद करते हैं? जी सर। फैकल्टी में सर क्या एक्सपर्ट हैं, क्या चीज़ के कुछ फैकल्टी है? सर हम फिजिक्स पढ़ाते हैं सर। जी। आपके यहाँ पे जो फैकल्टी है वो किसी विषय में एक्सपर्ट हैं या फिर जो है चूँकि इतनी बड़ी उपलब्धि आप? जी सर, सब अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो लोग, और सभी लोग के सहयोग से ही कुछ हो पाता है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मुजफ्फरपुर में एक युवक की उसी के कमरे में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कुंडल की है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया है। मृतक की पहचान सिकंदरपुर कुंडल निवासी हिमांशु सिंह का 25 वर्षीय पुत्र आदर्श उर्फ कनक के रूप में हुई है। कनक के सिर में गोली लगने से मौत हुई है। घटना मंगलवार देर रात की है। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कनक अपने कमरे में अकेले सोता था। अचानक उसके कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। परिवार वाले कनक के कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ बेड पर गिरा मिला। परिवार वालों का कहना है कि कनक ने खुद से गोली मारी है, लेकिन जिस हथियार से कनक ने गोली मारी है वह हथियार पुलिस बरामद नहीं कर सकी। घटना के बाद इलाके में तरह तरह के चर्चा है। फिलहाल पुलिस कनक का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने के साथ पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी बताइए, क्या है घटना? भाई का दोस्त है जी। कल रात को वो गोली मारने से उसका मतलब मौत हो गया है। क्या नाम? सुसाइड कर लिया। आदर्श कुमार। क्या करते थे? वो बिल्डिंग में काम करता था, शादीशुदा कंपनी में। शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा। कितना उम्र है? वही 25-26 साल। तो ये गोली क्यों मारे हैं वो? यही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा कमाता था, अच्छा खाता था, सारा सुख सुविधा में रह रहा था, पता नहीं कि किस वजह से। तो उनको गोली किसने, कौन मारा है? वो खुद से मारा है। खुद से मारा है। कितने बजे, कब की करना है? रात में 11 साढ़े 11 के बीच में। अच्छा। सब लोग घर में खाना खा के जैसे ही सोने गए, जी जी, सोने जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद आवाज़ हुआ। आवाज़ होने पे माता जी उसके कमरे के पास गई तो देखी कि अंदर से आवाज़ आ रहा है कराहने का। उसके जब गेट खोला गया तो उसके हाथ में बंदूक था और खुद को गोली मारा हुआ था सर में। तो इलाज के लिए फिर कहाँ ले जाएगा? इलाज के लिए हम लोग ले गए थे जानकी। अच्छा, तो वहीं पर? हाँ, वो रास्ते में ही उसका मौत हो गया। तो सूचना थाना को, नगर आसपास के थाना को मिला क्या? जी। थाना द्वारा लगाया गया? नहीं, हॉस्पिटल के द्वारा ही सूचना दिया गया था थाने को। जी। तो फिर वहाँ से हम लोग यहाँ मेडिकल सब परीक्षण के लिए आ गए। जी। क्या लगता है कि कहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर तो नहीं? नहीं, प्यार मोहब्बत वाला वो लड़का ही नहीं था कि प्यार मोहब्बत वाला कोई इशू या किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, को कोई लेकर? पुरानी दुश्मनी नहीं, छोटा सा बच्चा है, कमाने वाला, अच्छा कमा रहा था, उसके साथ ऐसा कोई घटना नहीं हुई। जी, अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम अजीत है, हम उसके बड़े भाई के दोस्त हैं। अच्छा, पता नहीं कि अपार्टमेंट में काम करता था। अच्छा, तो ये घटना कब घटी है? कब घटी है? 10 बजे के बाद घटी है। तो क्या हुआ रात में? हाँ, क्या हुआ, घटना किस तरह हुई? कहें कि हम खाना पीना खाया सब आदमी, हम लोग दूसरा रूम में सोने गए। जी। वो अपना रूम में सोने गया। अच्छा। उसके बाद आवाज़ हुआ, समझ नहीं, सब लोग देखे कथी का आवाज़ है, दौड़े देखे कि मार लिया है। क्या मार लिया? अब गोली मार लिया तो खून हो गया सर में। हाँ। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ पता था जो कुछ तरह का, जैसे आपस में कोई विवाद? खाना से अब मम्मी उसका खाना किया है था 5 मिनट पहले। अच्छा। हाँ। ये गोली कहाँ मारा है ये लड़का? गोली कहाँ पे मारी है? यहाँ मारा। वो सर में गोली मारा है वो? जी। कहीं कोई घर में विवाद भी था? नहीं, विवाद तो मतारी खाना क्या थी मुँह में है, पापड़ छान कर दो, सब्जी फ्राई कर दो, गर्म कर दो। जी।
अच्छा, क्या पीछे क्या जानकारी मिला कि किस कारण आत्महत्या करने का कारण? कुछ कारण कोई कारण हम लोगों ने बताया। क्या लड़के की कोई ना उस हम लोग नहीं जानते, सब नहीं। अच्छा, थाना में सूचना हो गई है क्या इसकी पुलिस की सूचना दी है? हाँ, सब की हो गया हुआ है। आप कौन है मृतक के? हम सब पप्पा है। पप्पा। मामला यह है कि कल रात में छोटा भाई है, आदर्श कुमार नाम है, वो छोटा भाई है मेरा, और रात को वो खाना वाना खाकर बिस्तर पर जब सोने गया तो उसकी माँ ने खाना खिलाया, और जब माँ चली गई तो रात में अचानक से आवाज़ आया, थोड़ी देर बाद गोली का आवाज़ आया। सब लोग उठ के गया, घर में देखा तो मतलब तड़प रहा था, करा रहा था, और खून से लथपथ था। उसको आनन फानन में उठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ मृत घोषित पाया गया, और वहाँ से मेडिकल लाया गया। क्या गोली लगा हुआ? सर में एक गोली लगी है। अच्छा, खुद मारा है क्या है? खुद से मारा। कैसे पता? हाथ में था हथियार। हाथ में पिस्टल था। पिस्टल रिकवर है? नहीं, पिस्टल रिकवर नहीं है। हम लोग को पता कहाँ नहीं है, वहाँ से तो रात से तो हम लोग यहीं पे हैं। पिस्टल कहाँ से आया, कुछ पता चल पाया? नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से आया, क्या कहाँ गया, कुछ नहीं था पता है। क्या नाम है मृतक का? आदर्श कुमार। पहले से कोई मामला, मैंने उसको कोई किसी से कोई विवाद नहीं। फोन वगैरह यूज करता था? हाँ, मोबाइल यूज करता था। अंतिम बातचीत किसी से कुछ पता चल पाया? परिवार के लोग हैं आप लोग? कुछ नहीं। कोई डिप्रेशन? अभी तो हम लोग कहाँ मोबाइल भी नहीं चेक किए ना अभी तक। किसी प्रकार कोई डिप्रेशन? कोई डिप्रेशन में नहीं था। ये कर्ज लेनदान? नहीं, कर्ज लेनदान अच्छा नहीं, अच्छा कमाता था, जॉब करता था, 26 साल एज था। पिस्टल कहाँ से लाया, कुछ पता चला? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। कुछ नहीं। हम लोग हथियार देखे ही नहीं कि कौन सा हथियार था, क्या था, ठीक है, बस देखे खून में आप जब बता रहे थे कि पिस्टल लिया। हाँ, तो वो उसको याद नहीं है कि पिस्टल था कि कट्टा था कि क्या था, कुछ नहीं पता। तो रिकवर किया है पुलिस? कुछ नहीं। पुलिस गया, छानबीन किया है, पुलिस छानबीन करके चला गया। हम लोग बॉडी उठाए हैं, बॉडी उठाकर हम लोग मेडिकल लाया, अभी तक यही है। इसके अलावा हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है। बिहार राज्य खाद्य निगम के टीपीडीएस गोदामों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने सीआरओ पर मानसिक प्रताड़ना और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए बुधवार को निगम के मुजफ्फरपुर कार्यालय पे प्रदर्शन किया। ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने बताया कि 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उन सभी को बिहार राज्य खाद्य निगम में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर रखा गया है। जिला मुख्यालय में कार्यरत सीआरओ रंजन कुमार सिंह के द्वारा परियोजना प्रबंधक के नाम पर ट्रांसफर के लिए 50,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिसे लेकर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम प्रणव कुमार को अपनी बातों से अवगत कराया और रंजन कुमार सिंह पर कार्रवाई की मांग की। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं 4G आइडेंटिटी सॉल्यूशन के तरफ से राज्य खाद्य निगम में हम लोग विगत 2004 से कार्यरत हैं, और 2014 से हम लोग कार्यरत हैं। और अभी हम लोगों के साथ इधर विगत 2-3 महीनों से जो हम लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल जो कि जिला कार्यालय से लेकर पटना हेडक्वार्टर तक किया जा रहा है, हम लोग का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफ़र के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, पैसा नहीं देने पे टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। जबकि 2014 से लेकर अभी तक कोरोना काल में दोगुना राशन हो गया था, बिहार सरकार के द्वारा फ्री राशन भी दिया जाता था। उसमें हम लोग सुबह 6 से लेकर शाम के 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात तक हम लोग काम किए, बिना किसी अवकाश के, बिना किसी छुट्टी के हम लोग काम किए। जबकि और सैलरी हम लोग की सिर्फ 5153 रुपया दी जाती है, वो भी हर महीने नहीं मिलती है, 3 महीने 4 महीने पे मिलती है। और अगर कोई सैलरी के लिए पीएफ अकाउंट के लिए अगर जिला कार्यालय में हम लोग या पटना हेडक्वार्टर में जाके आवाज़ उठाते हैं, मांग करते हैं, तो हम लोग को टर्मिनेट कर दिया जाता है। आज हुआ है कि विगत 2 महीने पहले मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे गोडाउन पे। गोदाम की दूरी की वजह से मैंने अपने बड़े पदाधिकारी से निवेदन किया कि मुझे यहीं रहने दिया जाए, तो मेरा टर्मिनेट कर दिया गया हमको, ये बोल के कि नहीं, बात नहीं मानो है, तुमको हटा दिया जाएगा। 2014 से हम लोगों का सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जमा है कंपनी के पास, तब हम लोगों को राज्य खाद्य निगम में नौकरी मिली थी। और अब हम लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं ज्वाइन करने पे टर्मिनेट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता है दूसरे गोदाम पे। आश्वासन अभी हम लोग को जिला कार्यालय में हमारे यहाँ जो राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक है वो नहीं आए हैं। सुबह 7 बजे से हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला राज्य खाद्य निगम के बाहर में धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऑफिस की तरफ से कुछ हम लोगों को नहीं आश्वासन दिया गया, क्योंकि जिला प्रबंधक आए ही नहीं हैं आज। फिर हम लोग निराश होकर, हताश होकर कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं उनका, और उन्होंने ज्ञापन का सत्यापन करके हम लोग को वापस भी किया है। हम लोग को आश्वासन दिया गया है कलेक्टर साहब की तरफ से कि हम एमडी साहब से बात करेंगे
जिन लोगों को हटाया गया है विगत 2-3 महीने के अंदर उन सब की वापसी होगी, उन लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल नहीं किया जाएगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे की जो लोग लेन देन करते हैं जिला कार्यालय से लेकर पटना हेडक्वार्टर तक, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों का पता लगाया जाएगा, उन लोगों पे कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा नाम प्रभात कुमार है, 4G डाटा इंटर ऑपरेटर मुजफ्फरपुर। पैसा मुजफ्फरपुर राज्य खाद्य निगम में हमारे CRO के द्वारा, और यहाँ पैसा CRO को मिलता है। CRO से जिला प्रबंधक महोदय जो राज्य खाद्य निगम के हैं उनके पास भी जाता है और पटना हेडक्वार्टर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी जाता है। सभी लोग संलिप्त हैं, पैसे का लेन देन सब लोग मिलकर करते हैं। नौकरी का हेर फेर, ट्रांसफर पोस्टिंग का हेर फेर सब लोग करते हैं। सीनेट और सिंडिकेट का चुनाव अविलंब कराने एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर बढ़ाने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बिहार विश्वविद्यालय के गेट पर धरना पर बैठे शिक्षक एवं कर्मियों ने विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों को घूम घूम कर बंद करा दिया। इस दौरान परीक्षा नियंत्रक को भी कार्यालय से बाहर होना पड़ा। संयोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कई वर्षों से सीनेट और सिंडिकेट का चुनाव लंबित है। अवैध उगाही के लिए छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है। TDC, PG सभी का सेशन लेट चल रहा है। चुनाव समय पर नहीं होने से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कॉपी जांच दर 30 रुपये प्रति कॉपी करने के साथ 2018 से बकाया ऑनलाइन नामांकन शुल्क का 50% राशि कॉलेज को वापस किया जाए। महासंघ के नेताओं ने कहा कि बार बार विश्वविद्यालय से मांग करके सभी थक गए। अंत में निर्णय लिया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग दूसरे दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग भी यह प्रण कर रखा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हमारी जो मांग है पूर्व भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है कि सीनेट सिंडिकेट का चुनाव कराया जाए, जो 2012 में हुआ था, 15 में होना चाहिए था, अभी तक लंबित है। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर बढ़ाकर 30 रुपया किया जाए, CA प्रतिदिन 300 रुपया किया जाए, ऑनलाइन नामांकन का 50% राशि 300 रुपया प्रति छात्र महाविद्यालय को लौटाया जाए जो 2018 से बाकी है। PhD गाइड संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को बनाया जाए। प्रिया रानी कॉलेज में हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्राचार्य बड़ा बाबू को हटाया जाए और वहां अनुदान का वितरण समुचित करवाई जाए। श्यामनंदन सहाय कॉलेज में सिंडिकेट के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई की जाए, वहां के प्राचार्य को हटाया जाए। अनुदान वहां गया है, 3 साल पर अनुदान गया है और लगभग 2 महीना से महाविद्यालय के खाता में लंबित है। तत्काल एडहॉक कमेटी बनाकर अनुदान का वितरण कराया जाए। होम्योपैथ डीन की नियुक्ति अवैध हुई है, विश्वविद्यालय एक्ट के विरुद्ध है, इसलिए होम्योपैथ डीन की नियुक्ति रोटेशन में वरीयता के आधार पर किया जाए। हमारी यही मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक यह भ्रष्ट और गुंगी प्रशासन सुनती नहीं है, निर्णय नहीं लेती है, तब तक यह आंदोलन सतत जारी रहेगा। धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय। एक बात आप लोगों को और हम बता देना चाहते हैं कि अभी एक प्रशासन का बड़े पदाधिकारी जो बहुत पावरफुल है, CCDC, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर एक धमकी दिया है कि आप पर बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं और ताकीद करता हूं कि हम पर जो कंप्लेन हुआ है उसका भी जांच करवाइए और आप पर भी बहुत कंप्लेन है, उसका भी जांच होगा। आपका प्रमोशन कैसे हुआ है यह भी हम लोग जानते हैं। विश्वविद्यालय में कौन कौन खेला हो रहा है ये सब हम जानते हैं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और उसमें आप भागीदार हैं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।